हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की रिटर्न कैसे फाइल होती है उसके बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ एचयूएफ के माध्यम से ही मैं आपको आईटीआर 3 में डिटेल बैलेंस शीट एंड डिटेल पीएनएल का जो कॉलम है उसको एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। आईटीआर 3 में आपको जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करनी रहती है तो कौन कौन से कॉलम से बैलेंस शीट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कि उसका क्या मतलब होता है। लास्ट वीडियो में जो मैंने अपने आईटीआर 3 में आपको बताया था वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड बताया था कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेनिफिट लिया है तो आईटीआर 3 में कौन कौन से पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस नहीं आए। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस कवर करूंगी एचयूएफ से रिलेटेड। तो एचयूएफ के पास तीन ही रिटर्न्स होती हैं जो कि वो फाइल कर सकते हैं। एचयूएफ एक सेपरेट पर्सन है जिनका सेपरेट पैन होता है, इसलिए उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। और आईटीआर 2, 3 एंड 4 ही है जो एचयूएफ फाइल कर सकते हैं। एचयूएफ की हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन से इनकम हो सकती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो सकती है, अदर सोर्सेस से इनकम हो सकती है। तो आईटीआर 2 में ये सारी चीजें कवर होती है बट बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं होता। आईटीआर 3 एंड आईटीआर 4 में बिजनेस कवर होता है और बिजनेस इनकम है एचयूएफ की और वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं तो वो आईटीआर 4 फाइल करेंगे। और आईटीआर 4 के साथ 4 में क्या समस्या है कि वहां हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं डाल सकते, आप सैलरी और बिजनेस की ही डिटेल डाल सकते हैं। तो अगर एचयूएफ की हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी है जिसमें वो प्रिजम्पटिव ले रहे हैं या डिटेल बैलेंस शीट उनको डिस्क्लोज करनी है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करनी है, तो उनको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको वीडियो में आईटीआर 3 कैसे फाइल करेगी एचयूएफ वो बताऊंगी। जब एचयूएफ रिटर्न फाइल करती है तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वहां पर जो पैन मेंशन होता है वो एचयूएफ का पैन मेंशन होता है। पर जब वेरिफिकेशन होता है, मतलब जब रिटर्न में सिग्नेचर की बात आती है, तो वहां एक इंडिविजुअल ही साइन कर सकता है। तो एचयूएफ के केस में करता ही है जो कि साइन कर सकता है रिटर्न ऑफ इनकम को। तो जब आप वेरिफिकेशन में पैन कोड करेंगे वो कर्ता का पैन कोड करेंगे। तो बिना देरी के मैं आपको यूटिलिटी पे ले चलती हूँ। आपको लेटेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड करनी है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो जब आप लेटेस्ट यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे तो काफी व्यूअर्स ने मुझसे ये भी पूछा है कि हम जब नया यूटिलिटी डाउनलोड करते हैं तो क्या फिर से हमें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? तो नहीं, आप जैसे ही यूटिलिटी को ओपन करेंगे तो आपके पास तीन टैब आते हैं, रिटर्न, ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न एंड प्री फिल डेटा। तो आप ड्राफ्ट वर्जन एंड रिटर्न में देखेंगे तो आपको जो आपके पहले से रिटर्न फाइल फिल्ड है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपको सिर्फ एडिट पे क्लिक करना है और आपकी रिटर्न ओपन हो जाएगी। अब अपन आईटीआर 3 चालू कर रहे हैं। आईटीआर 3 में सबसे पहले आपको शेड्यूल सिलेक्ट करने पड़ते हैं। जर्नल में सिर्फ एक ही शेड्यूल है जो कि ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है, जर्नल इंफॉर्मेशन का। इनकम में आपको एचयूएफ की जहां जहां से भी इनकम है, वो हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है। कैपिटल गेन में भी अगर अपने शेड्यूल 112 ए मतलब लॉन्ग एलटीसीजी है शेयर्स में, तो उसके लिए आपको शेड्यूल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदर सोर्सेस का शेड्यूल सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट इनकम है। मेरे केस में बिजनेस एंड प्रोफेशन से है और अदर सोर्सेस से इनकम है। अगर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो रहा है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। स्पेशल रेट है, कैपिटल गेन का शेड्यूल अगर आप सिलेक्ट करो तो स्पेशल रेट भी आएगा। वैसे ही अगर पार्टनरशिप फर्म की डिटेल का ऑप्शन है, आपको जो भी आपके रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स अप्लाई हो रहे हैं आपको वो सिलेक्ट करने हैं। एग्जेम्प्ट इनकम का हो गया। अब नेक्स्ट है अपना बिजनेस से रिलेटेड शेड्यूल सिलेक्ट करने का। बिजनेस में आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा नेचर ऑफ बिजनेस का, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा। शेड्यूल बैलेंस शीट, शेड्यूल बैलेंस शीट में आपको डिटेल बैलेंस शीट बताना पड़ता है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स, ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। अपन ये देखेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, अगर एचयूएफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डिटेल भी उसको बतानी पड़ेगी। ट्रेडिंग से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल है अदर इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस का, जब टैक्स ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44 ए बी, तो उसमें आपको अदर इंफॉर्मेशन की
डिटेल बतानी पड़ती है। इसमें आपको आपके अकाउंटिंग मेथड क्या ऑप्ट करा था, प्रीवियस ईयर से क्या डिविएट किया है तो क्या चेंजेस रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी रहती है। वैसे ही क्वांटिटेटिव डिटेल्स, स्टॉक है, बिजनेस में स्टॉक है तो स्टॉक की क्वांटिटेटिव डिटेल्स भी जाती है, तब आपको ये शेड्यूल को सिलेक्ट करना है और ये मैंडेटरी है इन केस ऑफ ऑडिट। तो अभी ऑडिट नहीं है एप्लीकेबल, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ। वैसे ही शेड्यूल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अभी जो हमने ऊपर देखा था वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल था, और ये वाले शेड्यूल में जब आप उन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां से जो नेट प्रॉफिट की डिटेल है वो शेड्यूल बीपी में आती है। इसके बाद आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये इस जो जो प्रॉफिट है अपना नेट प्रॉफिट, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, वो इस शेड्यूल में मैं आपको बताऊंगी। फिर अगर साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन बतानी है तो आपको शेड्यूल ESR सिलेक्ट करना पड़ेगा। ICDS है, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ये सब ऑडिट्स के शेड्यूल्स हैं। वैसे ही टैक्स ऑन सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स है, अगर इंटरनेशनल टैक्स ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसमें ये शेड्यूल अप्लाई होता है। अगर GST में रजिस्टर्ड है और टर्नओवर अपन को डिस्क्लोज करनी है तो आपको GST के शेड्यूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो जो आप सिलेक्शन करेंगे वो आपके पास ओपन हो जाएंगे लेटर ऑन इन इनकम टैक्स रिटर्न। वैसे ही डेप्रिसिएशन, आपका बिजनेस है और आपके पास फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको डेप्रिसिएशन शेड्यूल भी फिल करना पड़ता है। इनकम टैक्स रिटर्न में डेप्रिसिएशन शेड्यूल को बाइफरकेट करा गया है प्लांट एंड मशीनरी में एंड अदर एसेट में। अदर एसेट जैसे कंप्यूटर है, व्हीकल है एंड ऑल। जब आप ये डिटेल में डेप्रिसिएशन अमाउंट बताएंगे जिसमें आपको WDV, ओपनिंग WDV, डेप्रिसिएशन, एडिशन ड्यूरिंग देयर, सेल ड्यूरिंग देयर, ये सब आपको इस शेड्यूल में बताना रहता है। इसके बाद जो थर्ड शेड्यूल है डेप्रिसिएशन समरी जनरेट होती है। फोर्थ है डीम्ड कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट, जो डेप्रिशिएबल एसेट सेल होते हैं उसके केस में कैपिटल गेन अराइज होता है, तो उससे रिलेटेड जो आपको इंफॉर्मेशन बतानी रहती है वो आप डीम्ड कैपिटल गेन शेड्यूल में बताएंगे। और लास्ट है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अगर आपके पास अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो आपको शेड्यूल UD में उसको बताना पड़ता है। ये अपने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड शेड्यूल्स हैं। फिर डिडक्शंस के आते हैं। डिडक्शंस जैसे कि 80G, अगर HUF के पास डिडक्शन है 80G के या मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड है। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने मेडिकल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डिटेल वीडियो बताया था जिसमें 80D, 80DD, 80DDB इन सबको कवर किया था। तो ये कुछ भी अगर HUF के लिए अप्लाई होते हैं तो आपको वो रिस्पेक्टिव शेड्यूल सिलेक्ट करना है। मेरे केस में चैप्टर 6 से अप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने उसको सिलेक्ट करा है। इसके बाद आता है टैक्स से रिलेटेड डिटेल। टैक्स में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कंपलसरी शेड्यूल है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कंपलसरी है, डिटेल ऑफ टैक्स पेमेंट जिसमें एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की इंफॉर्मेशन जाती है। तो अगर आपके केस में एडवांस टैक्स आपने पे करा है, सेल्फ असेसमेंट पे करा है तो आपको शेड्यूल IT पे टिक करना है। वैसे अगर TDS है, TDS कटा है आपका तो आपको TDS का शेड्यूल सिलेक्ट करना है। TCS है तो TCS का शेड्यूल सिलेक्ट करना है। अदर में आपके आएंगे CYLA, दैट इज करेंट ईयर लॉस, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, कैरिड फॉरवर्ड लॉस, ये सब आपके कंपलसरी शेड्यूल्स हैं। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, उसका क्रेडिट, फॉरेन एसेट्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटी, अगर आपकी जो टोटल इनकम है 50 लाख से ज्यादा है तो आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटी के डिस्क्लोजर करना पड़ता है, तो इन दैट केस आपको AL शेड्यूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एंड उसके क्रेडिट से रिलेटेड भी सेपरेट वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगी। तो ये तो आपके शेड्यूल सिलेक्शन से रिलेटेड है। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करना है और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं, तो मैंने अभी नो करा है। इसके बाद आपको डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं। आप यहीं पर ही आंसर कर देंगे तो आपको लेटर ऑन ये इंफॉर्मेशन सिर्फ चेक करनी रहती है कि वो सही जगह पे दिख रही है कि नहीं। तो अगर आपके डोनेशन से रिलेटेड है तो आपको यस करके अमाउंट बताना, अदरवाइज नो। वैसे ही साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट है, उस पर डोनेशन किया है तो यस करके अमाउंट बताना, अदरवाइज नो। 80GG का डोनेशन है
या 80C का है तो 80C का है, इसलिए मैंने यस करा है। और 80CCD है अगर आपके पास उसका डिडक्शन है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, तो आपको वहां पर शो करना है। तो ऐसे आपको सारे जो भी डिडक्शंस आप पे एप्लीकेबल है आपको यस या नो बताना है। जैसे कि 80D नो है, 80E अगर आपने एजुकेशन लोन लेके रखा है उसका इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई और डिडक्शन है तो आपको वो बताना है। ऐसे करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देन आपसे बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा कि आप क्या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, जैसे 44 AB AD है, 44 AD है, 44 AE है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अभी मैंने नो करा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताऊंगी। अब आपका रिटर्न ओपन हो जाएगा। अब आपको एक एक शेड्यूल को कंफर्म करते हुए चलना है। फर्स्ट शेड्यूल अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको देखना है कि जो इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रही है वो सही कर रही है कि नहीं। आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो ये पैन है, ये पैन HUF का पैन है। इसका जो फोर्थ लेटर है वो H है, तो H से HUF डिनोट करते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देखनी है सही है कि नहीं। फाइलिंग ऑप्शन आप कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं कि नहीं, रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। अगर एसएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से रिलेटेड है तो आपको यस या नो करना है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है तो उसका आंसर आपको देना है। HUF के अगर HUF कहीं पार्टनर है फर्म में तो आपको यस करके उस फर्म की डिटेल देनी है। अगर HUF ने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हेल्ड करके रखे हैं तो उसको भी आपको डिस्क्लोज करना है, एंड फिर सेव पे क्लिक करना है। ऑडिट इंफॉर्मेशन है उसके बाद। आपको ऑडिट इंफॉर्मेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या आपको 44AA दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है और नो। तो यहाँ पर आपको यस करना है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ नो करा है। जैसे आप नो करेंगे तो आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट ऑफ बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़। तो आप यहाँ पर यस अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपसे फर्दर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके टोटल पेमेंट्स हैं, क्या कैश पेमेंट्स 5% को एक्सीड कर रहे हैं टोटल पेमेंट के, यस या नो। और वैसे ही टोटल रिसीट, ये आप जानते होंगे कि टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो आगे 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दी गई है, बट कंडीशनल है वो। जब आप वो दो कंडीशन फुलफिल करते हैं, विच इज ऑफ टोटल पेमेंट एंड टोटल रिसीट की, टोटल पेमेंट की जो कैश पेमेंट है वो 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहे हैं, वैसे ही जो कैश रिसीट्स आई है वो टोटल रिसीट से 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, तो ही आपका जो टर्नओवर लिमिट है वो 1 CR से 10 CR कर दिया जाता है। तो अगर आपके केस में यस है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करता है बट 10 करोड़ को नहीं, तो आप यस करके फर्दर यहाँ पर आंसर करें, अदरवाइज नो करें। फिर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है सेक्शन 44AB के हिसाब से, यस या नो। जरूरी नहीं है, लिमिट जब क्रॉस हो तभी आपका टैक्स ऑडिट होता है, और भी कंडीशंस हैं जिसके कारण आपका टैक्स ऑडिट हो सकता है। वैसे ही अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसके वजह से आपका ऑडिट हो रहा है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। और ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने की जो डिटेल्स है उसके आंसर्स आपको करने हैं। फिर उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स सिलेक्ट करनी है कि आप कौन से बैंक में रिफंड लेना चाहते हैं। ऐसे करके आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद आपको नेचर ऑफ बिजनेस बताना है। नेचर ऑफ बिजनेस में आपको कोड सबसे पहले सिलेक्ट करना है, जो कि मैंडेटरी है कि आपका जो बिजनेस का कोड क्या है। यहाँ ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड नेम ऑफ प्रोप्राइटरशिप बताना है कि किस नाम से बिजनेस है, और डिस्क्रिप्शन बताना है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आता है पार्ट ए, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक फर्स्ट है ए पार्ट, सोर्सेज ऑफ फंड, बी है एप्लीकेशन ऑफ फंड, और सी है नो अकाउंट केस। अगर आप
बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो आप नो अकाउंट केस में सीधे इंफॉर्मेशन बता देंगे। बट अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज करना है तो आपको सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन बताना है। इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स बतानी है, तो फर्स्ट है प्रोप्राइटर्स कैपिटल। आपका जो कैपिटल है, आपके पास बैलेंस शीट और पीएनएल इसके लिए होना चाहिए, तभी आप ये रिटर्न फिल कर पाएंगे। तो आपके पास जो कैपिटल अकाउंट में फिगर है वो आप प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट में फिल करेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में फर्दर बाइफिकेशन है, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है, कैपिटल रिजर्व कितना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना है या एनी अदर रिजर्व आपको वहां पर फिल करना है डिटेल। ऐसे आपका टोटल प्रोप्राइटर्स फंड आ जाएगा। इसके बाद है लोन फंड। लोन फंड में आपको सबसे पहले सिक्योर्ड लोन की इंफॉर्मेशन बताना है। सिक्योर्ड लोन में भी फॉरेन करेंसी लोन कितना है और रुपए मतलब इंडियन रुपी में आपके पास लोन कितना है। इंडियन रुपी में भी आपने बैंक से कितना लिया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से और अदर देन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से। अदर देन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से वो भी सिक्योर्ड लोन की इंफॉर्मेशन जाएगी। इसके बाद आपके आएंगे अनसिक्योर्ड लोन इंफॉर्मेशन। अनसिक्योर्ड लोन में आपके जो डिपॉजिट्स हैं उसकी भी डिटेल इसी में ही जाएगी। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से आपने अनसिक्योर्ड लोन कितना लिया है और अदर से कितना लिया है, आपको वो इंफॉर्मेशन बताना है। जैसे किसी इंडिविजुअल से आपने लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन है, तो वो आप B2 में बताएंगे। ऐसे आपके टोटल लोन फंड्स आ जाएगा। और आपने अगर DTL कैलकुलेट करा है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, तो थर्ड पॉइंट में आपको DTL डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी बताना है। तो ये अपने सोर्सेज ऑफ फंड हो गए। सोर्सेज ऑफ फंड मतलब कि बिजनेस को पैसा कहाँ से मिला है। लोन से मिल सकता है, प्रोप्राइटर दे सकता है, यही दो जगह से हो सकते हैं कि पैसे आया हो। पैसा आ गया, अब अपन अपने अप्लाई करने का बताएंगे। तो ये सोर्सेज ऑफ फंड आपके टोटल 39,40,260 रुपीज आ गया। अब अपन एप्लीकेशन ऑफ फंड देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब कि आपने ये जो पैसे आपको रिसीव हुए इसके बाद आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करें, या फिक्स एसेट खरीदा है या स्टॉक खरीदा है, तो इन सब की डिटेल्स। तो अब अपन एक एक करके देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या कवर होता है। नाम इसका बैलेंस शीट है बट इसका जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट इसका सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड से रिलेटेड है। तो पहले सबसे पहले आपको फिक्स्ड एसेट की डिटेल बतानी है। फिक्स्ड एसेट में आपको ग्रॉस ब्लॉक बताना है, डेप्रिसिएशन बताना है और उसके बाद वो नेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका जो कैपिटल है वो वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब कोई फिक्स्ड एसेट आप डेवलप कर रहे हैं बट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी भी प्रोग्रेस में ही है, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में टर्म होता है और आपको अब D पॉइंट पे उसको बताना है। तो ऐसे करके आपका फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। फिक्स्ड एसेट के बाद आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी कौन कौन से होते हैं, दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में भी आपको बताना है कि आपने गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटी कोटेड एंड अनकोटेड में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे ही शॉर्ट टर्म में आपने इक्विटी शेयर्स कितने लिए हैं किसी कंपनी के, इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन मनी जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है और उसके बाद जब आपको अलॉट होते हैं शेयर्स, उसके बाद वो इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। तो अगर आपने अभी आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं बट आपने एप्लीकेशन मनी दिए तो वो भी आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ही आएगी। फिर प्रेफरेंस शेयर्स कितने आपने कितने अप्लाई करें, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स कितने खरीदे, डिबेंचर्स कितने करे, कितने इन्वेस्टमेंट किए, इन सब में इसकी इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, करेंट एसेट्स में कर सकते हैं। करेंट एसेट्स में आपको इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन बतानी है कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, स्टोर्स, कंज्यूमेबल्स इंक्लूडिंग पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, स्टॉक इन प्रोग्रेस से रिलेटेड, जैसे अनफिनिश्ड फिनिश गुड्स हैं तो आपको C पॉइंट में बताना है। फिनिश गुड्स हैं, ट्रेडेड गुड्स हैं, मतलब रेडी टू ट्रेड है तो आपको D पॉइंट में बताना है। ये होगी अपनी इन्वेंट्री से रिलेटेड। वैसे ही डेटर्स, डेटर्स के पास कितना अपना पैसा फंसा हुआ है, तो डेटर्स की इंफॉर्मेशन जाएगी, सन्ड्री डेटर्स। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस विद बैंक इंफॉर्मेशन बतानी है। इसके बाद लोन एंड एडवांसेस, आपने कितने लोगों को लोन दे के रखा है या एडवांस दे के रखा है, स्टाफ एडवांस, वर्क एडवांस, पर्सनल एडवांस, एडवांस रिकवेबल इन कैश और काइंड आपको अलग बताना है। डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस टू कॉर्पोरेट एंड अदर
आपने डिपॉजिट्स दे के रखा, जैसे आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट है, लोन दे के रखा है, तो आपको कॉर्पोरेट कंपनी को दिया है, अदर देन कंपनी को दिया है, तो आपको सेकंड पॉइंट में बताना है। बैलेंस विद रेवेन्यू अथॉरिटीज, आपके कोई रिफंड पेंडिंग है तो वो आपको यहाँ पर बताना है, क्योंकि वो भी बैलेंसेस विद रेवेन्यू अथॉरिटीज होती है। ऐसे करके आपका टोटल ऑफ करंट एसेट एंड लोन एंड एडवांसेस आ जाएगा। इसके बाद करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। करंट लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, liability for leased assets से related information, interest accrued on above, interest accrued but not due on loan, ये सारी अगर आपके बैलेंस शीट में है इंफॉर्मेशन तो आप वो बताएंगे। तो प्रोविजन से रिलेटेड, प्रोविजन में इनकम टैक्स प्रोविजन आपने बनाया होगा तो वो अलग से बताया जाएगा। प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, सुपर एनुएशन, ग्रेचुटी, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। और इसके अलावा कोई और प्रोविजन है जैसे अपना जीएसटी पेबल वगैरह है तो आपको यहाँ पर बताना है। ये अपने करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड हो गई। अब है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ और एडजस्टेड। अगर आपके बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है जो कि आपने रिटर्न ऑफ नहीं किया है तो आप वो अमाउंट यहाँ बताएंगे। जैसे अभी अपन ने सोर्सेज ऑफ फंड में डीटीएल देखा था, वैसे अगर डीपीए क्रिएट हुआ है, डेफर्ड टैक्स एसेट, तो आपको यहाँ पर अमाउंट बताना है। डेफर्ड टैक्स का अलग ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। उसका अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस या एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस हैं अगर आपके बैलेंस शीट में, तो आपको वो अमाउंट बताना है। ऐसे करके आपके टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड आ जाएगा और आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको सोर्सेस एंड एप्लीकेशन यही बताना है बैलेंस शीट में। नो अकाउंट केस में तो आप जानते हैं, अगर आप प्रिवेंटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, खैर अपन ने उसको मना कर दिया था, नो कर दिया था, इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आया, अदरवाइज यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता। वो पीएनएल में मिलेगा, आई एम सो सॉरी, पीएनएल में मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ नो अकाउंट केस में सन्ड्री डेटर्स, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज नहीं करें तो सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक इन ट्रेड एंड कैश बैलेंसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बतानी है। ऐसे आप कंफर्म कर देंगे। अब नेक्स्ट जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड है, क्योंकि सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है एंड फिर पीएनएल आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर आपकी एक्टिविटी है तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन देनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री में भी आपको रॉ मटेरियल का सेपरेट देना है, वर्क इन प्रोग्रेस का अलग देना है। फिर परचेजेस जो है, नेट ऑफ रिफंड और एंड ड्यूटी और टैक्सेस देना है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस को हटा के आपको यहाँ परचेज का अमाउंट बताना है। फिर डायरेक्ट वेजेस जो है उसका अमाउंट बताना है। डी पॉइंट में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, पावर एंड फ्यूल, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सारी चीजें कवर होंगी। उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में आपके इनडायरेक्ट अगर वेजेस हैं, फैक्ट्री रेंट एंड रेट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, फैक्ट्री फ्यूल है, पावर है, जनरल एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कवर होंगी। उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल देनी है। क्लोजिंग स्टॉक में भी सेम जैसे आपने ओपनिंग में दी थी, रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस के अलग अलग। ऐसे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आपका प्रोडक्शन होता है, तो जो आपके जो गुड्स प्रोड्यूस हुए उसमें कितना कॉस्ट लगा है वो यहाँ से आ जाएगा और ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि जब आपके गुड्स प्रोड्यूस होंगे उसके बाद ही आप उसको बेचोगे, तो देन आपको ट्रेडिंग अकाउंट की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले रेवेन्यू अकाउंट, या मैं एडिट पे क्लिक करती हूँ। रेवेन्यू में भी आपको सेल और ग्रॉस रिसीट ऑफ बिजनेस, ये सेल ऑफ गुड्स, आपने जो गुड्स बेचे हैं उससे रिलेटेड कितना सेल है, और सर्विसेज रेंडर करिए तो उससे रिलेटेड आपकी कितनी सेल है, ये इंफॉर्मेशन बताना है। उसके बाद अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है तो आपको स्पेसिफाई करना है और ऐड करके बताना है। ऐसे आप इसको सेव कर देंगे। ये अपनी रेवेन्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। देन आपका प्रोफेशन, ये तो बिजनेस से रिलेटेड हो गया। अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है तो आपको बी पार्ट में ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन बताना है। इसके बाद आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस की इंफॉर्मेशन बताना है। जो आपने गुड्स बेचे हैं, बेचने पे जो आपने जीएसटी, ड्यूटीज और टैक्सेस जो आपने रिकवर किया होगा, आउटपुट लाइबिलिटी आपकी, उसकी इंफॉर्मेशन बतानी है यहाँ पर। अगर आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट से रूट करा है, ट्रेडिंग और पीएनएल से अगर आपका जीएसटी रूट हुआ है तो ही आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। दो तरीके होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के, आप पीएनएल में भी
जब सेल कर रहे हैं तो सेल में इनकम साइड में आप जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी बुक करें, और जब आप परचेज करें तो परचेज के साथ जीएसटी इनपुट बुक करते हैं, और जो नेट पेबल होता है वो आपके एक्सपेंसेस में शो होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो पीएनएल में ही ड्यूटीज एंड टैक्सेस बताते हैं, बट कुछ लोग उसको बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बताते हैं। तो अगर आपने बैलेंस शीट में बताया, पीएनएल में रूट नहीं किया, तो आप यहाँ जीरो करेंगे। पीएनएल में अगर आपने बताया तो ही यहाँ पर आपको सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट, आईजीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बतानी है। ये है आपके सी पार्ट से रिलेटेड। फिर आपका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन ट्रेडिंग अकाउंट। अब अपन टोटल, उसके बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बताना है, क्योंकि अब आपका फिनिश गुड्स बन गए हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक में कुछ है तो आपको फिफ्थ पॉइंट में बताना है। ऐसे करके आपका टोटल ऑफ क्रेडिट टू ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा। अब अपन डेबिट देख लेते हैं। डेबिट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अगर है तो आप वो बताएंगे। परचेजेस टू फिनिश गुड्स से रिलेटेड है, वो भी नेट ऑफ रिफंड एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस बताना है। 9th पॉइंट में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताना है, सेम ट्रेडिंग से रिलेटेड जो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, पावर एंड फ्यूल, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। 10th पॉइंट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड और पेबल, ये वाला पॉइंट जो है वो आपके परचेज से रिलेटेड है। इससे ऊपर वाला जो रेवेन्यू ऑपरेशन में अपन ने देखा था वो सेल्स से रिलेटेड टैक्सेस की इंफॉर्मेशन थी। ये है परचेजेस से रिलेटेड, जो आपने पे करके आए, आपने परचेज किया, टैक्सेस पे करें आपके वेंडर्स को, तो आपको वो इंफॉर्मेशन यहाँ बतानी है जो कि इनपुट से रिलेटेड है, आपके जीएसटी इनपुट। देन आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो कि हमने भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में देखा था। वहां से ये अमाउंट उठ के आ जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, और आपका फिर एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जो कि फाइनली पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ऐसे ही हम अपना पीएनएल भी बनाते हैं, पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद पीएनएल अकाउंट खोल के देखते हैं अपन को क्या क्या आइटम है। पीएनएल में सबसे पहले क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। फिर आपका डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैं एडिट करके आपको बता रही हूँ इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी। आपको फ्रेट आउटवर्ड्स की इंफॉर्मेशन बतानी है, कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी, अगर इससे रिलेटेड आपके खर्चे हैं तो आपको इन पॉइंट्स में बताना है। फिर कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, कंपनसेशन में आपकी सैलरी, जो आपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी है वो सैलरी एंड वेजेस आप बताएंगे। बोनस आपने दिया है, रेम्यूनरेशन किया है मेडिकल एक्सपेंसेस का, तो वो आप बताएंगे। लीव एनकैशमेंट, लीव ट्रैवल बेनिफिट्स, contribution to approved superannuation fund, contribution to recognized provident fund। जब प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। एम्प्लॉय तो अपनी सैलरी से डिडक्ट करवाता है और एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो वो भी एक अलाउएबल एक्सपेंस है अगर आपने टाइमली उसको जमा कर दिया है उस एक्ट में। तो जो प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ बता सकते हो। ईएसआई का है तो आप बता सकते हो यहाँ पर। ये सब कंपनसेशन तो एम्प्लॉय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, और देन आप सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बताना है। 23rd पॉइंट में मेडिकल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, कीमैन इंश्योरेंस है, अदर इंश्योरेंस, मतलब बेसिकली आपके पीएनएल में अगर इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो आपको यहाँ पर बताना है। फिर वर्कमैन एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है तो आप 24th पॉइंट में बताएंगे। एंटरटेनमेंट है, हॉस्पिटैलिटी है, कॉन्फ्रेंस है, सेल प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस 28 पॉइंट में बताया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एंड लास्ट है कमीशन। कमीशन में भी आपको बताना है कि आपने आउटसाइड इंडिया कितना पे करा है, नॉन रेसिडेंट को कितना पे किया है, और विद इन इंडिया आपने कितना पे किया है, वो आपको बाइफरकेट करके बताना है। और आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे रॉयल्टी की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। रॉयल्टी भी आपने अगर आउटसाइड इंडिया पे करा है, नॉन रेसिडेंट को पे किया है तो वो अलग बताना है, विद इन इंडिया आपने जो पे किया वो अलग बताना है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस। ये आपने आउटसाइड इंडिया क्या पे किया है, नॉन रेसिडेंट को क्या पे किया और विद इन इंडिया क्या पे किया, ये बाइफरकेट करके बताना है। इसी से आपकी टीडीएस लाइबिलिटी भी देखी जाएगी कि वाकई टीडीएस डिडक्ट होना था तो आपने किया है कि नहीं।
उसके बाद आपके होटल, बोर्डिंग एंड लॉजिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो आप बताएं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अदर देन ऑन फॉरेन ट्रैवल है वो बताएं। फॉरेन ट्रैवलिंग का अदर अलग से बताना है। कन्वेंस एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, गेस्ट हाउस एक्सपेंसेस है, क्लब एक्सपेंसेस है, फेस्टिवल है, डोनेशन किया है, तो वो सारी आपको एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन बताना है। इसके बाद आपके रेट्स एंड टैक्स पेड और पेबल। अभी अपन ने ऊपर जो 2 कॉलम में देखा था, एक सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखा था, वहां आपने जीएसटी आउटपुट बताया था, मतलब ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो आउटपुट थे वो बताया था। फिर आपने परचेजेस जो अपने डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से परचेजेस के बाद आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन आई थी, वो था इनपुट से रिलेटेड। अब ये जो है ये पेड से रिलेटेड है, जो नेट अमाउंट आपको पे करा है आपने या पेबल है, वो अमाउंट आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस से रिलेटेड बताना है इस कॉलम में, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस का है। रेट्स एंड टैक्सेस पेड और पेबल 44th पॉइंट में। फिर है ऑडिट फी, अगर आपने ऑडिट फी एक्सपेंस बुक करा है तो आपको वो बताना है अलग से। इसके बाद है इसके अलावा आपके कोई अदर एक्सपेंसेस हैं जो ऊपर हमने कवर नहीं किए, जैसे बैंक चार्जेस है, गार्डन मेंटेनेंस है, मेरे केस में लाइट डेकोरेशन है, स्टेज डेकोरेशन, तो आपको वो बताने हैं। फिर आपने अगर डेटर्स हैं जो कि बैड डेट हो गया और आपने रिटर्न ऑफ किया है, तो वो आप 47 पॉइंट में बताएंगे। और अगर 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट है उस डेटा का, तो आपको पैन के साथ बताना है, पैन ऑफ द पर्सन, आधार एंड अमाउंट आप कितना रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट आपने बनाए हैं तो आप वो बताएंगे। अदर कोई प्रोविजन है तो आप वो बता सकते हैं। ऐसे आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस आ जाएगा। इसके बाद आपको इंटरेस्ट बुक करना है, जो आपने लोन लिए हैं फॉरेन करेंसी में, मतलब आउटसाइड इंडिया लोन लेके रखा है, विद इन इंडिया लेके रखा है और उसमें आपने इंटरेस्ट पे किया, तो वो इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन 51st पॉइंट में आएगी। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का फिगर आएगा। एंड लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ जाएगा, जो कि ट्रांसफर होगा शेड्यूल बीएस में, जो कि अपन बाद बीपी में, जो कि अपन बाद में देखेंगे। ऐसे करके आप ओवरऑल सेव कर देंगे। तो आपका ये डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये आपको भरना है। इसके बाद आता है प्रिजम्पटिव इनकम की इंफॉर्मेशन। प्रिजम्पटिव, अगर आपने बेनिफिट लिया है तो आपको यहाँ पर ऐड करके उसकी डिटेल बतानी है, बिजनेस से रिलेटेड है या फिर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया है और 44AA में भी आप फॉल नहीं करते, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, तो आप नो अकाउंट केस में बताएंगे और ऐसे करके आप कंफर्म कर देंगे। ये हो गया आपके बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। अब अपन देखते हैं शेड्यूल बीपी। शेड्यूल बीपी में जो ये नेट प्रॉफिट आया है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है। इसके बाद आपको इसकी डिटेल बतानी है कि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस से रिलेटेड कितना है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड कितना है। क्योंकि यहाँ जो अमाउंट आया है, अमाउंट आपका आया है पीएनएल में, पीएनएल में डिटेल पीएनएल था, उसके नीचे आपके प्रिजम्पटिव टैक्सेशन था और फिर नो अकाउंट केस था। तो तीनों का जो नेट प्रॉफिट है उसको ऐड करके शेड्यूल बीपी में लेकर आए। अब यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक करके बताना है कि इसमें से स्पेक्युलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट कितना है एंड 44AD से रिलेटेड कितना है। और जब आप फर्म की रिटर्न जाती है तो फर्म में तो सैलरी भी इंक्लूडेड रहती है, रेम्युनरेशन डिपार्टमेंट भी, इंटरेस्ट भी, तो वो सब आपको अलग से बाइफिकेशन करना रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थर्ड पॉइंट, सबसे फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये उठ के आ गया। उसमें से स्पेक्यूलेशन बिजनेस से रिलेटेड कितना है, जो कि फर्स्ट में है, तो आपको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस डालना है। और अगर लॉस है उसमें से तो आपको नेगेटिव साइन लगा के डालना है। और स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD से रिलेटेड कितना है वो भी आपको अलग बताना है। फिर जो थर्ड पॉइंट है इनकम और रिसीट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिडर्ड अंडर अदर हेड ऑफ इनकम। अगर आपने सैलरी वगैरह या हाउस प्रॉपर्टी वो भी इसमें इंक्लूडेड है, बट आपने अदर इनकम में बताइए। जैसे कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एचयूएफ की बात करें तो एचयूएफ का फिक्स एसेट भी हो सकता है, फिक्स एसेट सॉरी फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम भी होती है। तो जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट में फिक्स डिपॉजिट आएगी, तो उससे जो रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम मेरे इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम में आएगा। बट जब मैं रिटर्न फाइल करूंगी तो वो जो इंटरेस्ट है वो तो मैं अदर सोर्सेज में बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको अदर सोर्सेज में वो अमाउंट बताना है। अगर 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 आपने जो पीएनएल बताया है, पीएनएल में इंटरेस्ट जो इनकम है, इनकम के इनकम हेड में आपने इंटरेस्ट बुक करा है, तो
अदरवाइज आपको यहाँ नहीं बताना है। जैसे मेरे केस में यहाँ जो 4,54,111 का जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। आपने देखा नहीं है, बट यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं अदर सोर्सेज में नहीं बता रही हूँ। बट अगर आपके नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट इनकम इंक्लूडेड है, तो आपको यहाँ बताना है, या डिविडेंड इनकम है तो डिविडेंड बताना है। तो ये अपने अदर हेड इनकम हो गए। वैसे ही फिर फोर्थ पॉइंट में आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड बताना है। जो फर्स्ट अपना जो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैंने आपको बताया वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 सेक्शंस थे। डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड नेट प्रॉफिट, प्रिजम्पटिव एंड नो अकाउंट केस। तो आपको यहाँ बाइफरकेट करना है कि जो ऊपर नेट प्रॉफिट है उसमें से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड क्या है, और यहाँ स्पेसिफिकली वो अमाउंट आ जाएगा। आपको सिर्फ वेरीफाई करना है यहाँ दिख रहा है कि नहीं। अगर आपने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो सही तरह से ऑप्ट करे होंगे, जो जब यूटिलिटी स्टार्ट होती है उस टाइम पे जो बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं होगी। फिर है एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसिडर्ड अंडर अदर हेड ऑफ इनकम। आपने अदर हेड इनकम में कोई एक्सपेंसेस, जैसे अपन ने इनकम का देखा कि इनकम जो मैंने अदर हेड में कंसिडर कर रही हूँ, बट वो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूडेड है, तो वो मुझे अलग करना है। वैसे अगर एक्सपेंसेस में भी ऐसे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है जो मैं अदर हेड में क्लेम करने वाली हूँ, तो आपको यहाँ उसका बाइफिकेशन देना है, जैसे कि वो एड बैक हो जाए। जब आप ये इंफॉर्मेशन बता देंगे, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा, और फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट आएगा। फिर आप जब डेप्रिसिएशन शेड्यूल फिल करेंगे, तो वहां से भी आपका अमाउंट मैच होगा डेप्रिसिएशन में, जो कि डेप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर इनकम टैक्स आएगा। ये कहाँ से लिया जाएगा? ये शेड्यूल डीपी, मतलब डेप्रिसिएशन के शेड्यूल से इंफॉर्मेशन पिक करी जाएगी, जो कि मैच होनी चाहिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मेरे केस में नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि कैसे इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन की आएगी। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन। एंड उसके बाद सेक्शन 36 के अगर डिसअलाउंस है, सेक्शन 37 के डिसअलाउंस है, 40 के, 40A के हैं, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। जैसे जिस किसी में टीडीएस अब पीएनएल में अपन ने प्रोफेशनल एक्सपेंसेस देखे थे, कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस, अगर उसमें टीडीएस नहीं डिडक्ट हुआ होगा, अगर वो उस लिमिट के एक्सीड कर रहा है, तो आपको यहाँ पर डिसअलाउ खुद से करना है, तो डिसअलाउ हो जाता है। डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 32AD, अगर कोई आपकी डीम्ड इनकम है तो आपको यहाँ उसकी इंफॉर्मेशन अलग से बतानी है। फिर 43CA अगर अप्लाई हो रहा है तो आपको वो बताना है। अगर कोई एडिशंस है डिसअलाउंस है 28 से 44DA, सेक्शन 44DA से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर एड ऑन करवाना है। अब मैं ये आपको एक एक करके इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि ये सारे डिटेल सेक्शन है। फिर ऐसा हो जाएगा, आप जब भी रिटर्न फाइल करें तो आप अपने साथ इनकम टैक्स एक्ट लेके ही बैठे, आपको वहां से ये सेक्शंस देख देख के आप फिल कर पाएंगे। Any other income not included in profit and loss account, any other expenses not allowable including income from remuneration commission, तो आपको यहाँ पर बताना है। जो कि मैं आपको बता रही थी कि अगर पार्टनरशिप फर्म की ये रिटर्न है, तो उसमें नेट प्रॉफिट में ही आपकी सैलरी भी इंक्लूडेड होती है, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स होता है, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स होते हैं, तो आपको यहाँ स्पेसिफिकली अलग से बताना रहता है कि ऊपर वाली जो नेट प्रॉफिट है उसमें कितना इनकम फ्रॉम रेमुनरेशन है, कमीशन है, बोनस एंड इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म है। एचयूएफ अगर किसी फर्म में पार्टनर है और उसको रेमुनरेशन मिला है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, तो आपको यहाँ 24th में डिस्क्लोज करना है, अगर वो भी आपने नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है इनकम तो। फिर आपके आईसीडीएस से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है उसमें से इंक्रीज कितना हो रहा है प्रॉफिट या लॉस डिक्रीज हो रहा है, वो 25th में बताना है। डिडक्शंस बताने हैं 32(1)(3) के, 32AD के डेप्रिसिएशन, एंड फिर आपके अलाउएबल एंड डिसअलाउंसेस हैं, वो आपको देख के फिल करना है। 40 का हो गया, 43B का हो गया, ऐसे करके आपकी टोटल इनकम आ जाएगी।
और नेट प्रॉफिट आ जाएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन से आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट 4,54,111। हर केस में सारे डिडक्शंस या हर सारे इंफॉर्मेशन नहीं अप्लाई होती हैं। ऐसे करके आप कंफर्म कर देंगे। ये आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड हो गया। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं तो इतने शेड्यूल आपको ध्यान से फिल करने हैं। बैलेंस शीट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट हो गया। इसके बाद आपके पास CY अदर सोर्सेस का शेड्यूल है। पहले अपन अदर सोर्सेस का देख लेते हैं। मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो P&L अकाउंट है, P&L में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं किया था, उसको सेपरेटली अदर सोर्सेज में बताया है। अगर आपने अपने P&L में इंक्लूड किया है तो आपको शेड्यूल BP में एक्सक्लूड करके यहाँ इंक्लूड करना होगा। फिर आपके CYLA आता है। CYLA शेड्यूल में आपके करंट ईयर के जो लॉसेस हैं वो करंट ईयर से सेट ऑफ हो जाते हैं एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आपको कंफर्म पे ही क्लिक करना है। अभी जो आपने शेड्यूल्स फिल करे हैं, शेड्यूल में किसी में लॉस है, किसी में इनकम है, तो वो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाते हैं बट एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन। फिर आपका आता है BFLA। BFLA ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। पहले करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ हो गए आपकी इनकम से, उसके बाद भी इनकम बच रही है तो आपके पास ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है प्रीवियस ईयर से, तो वो आपके सेट ऑफ हो जाएंगे इस शेड्यूल में। इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, सब ऑटोमेटिक होता है, आपको कंप्यूट सेट ऑफ पे क्लिक करना है। पर जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की इंफॉर्मेशन है, ये इस यूटिलिटी को कैसे पता चलेगी? दो तरीके हैं, एक तो आप खुद बताएंगे और एक प्रीफिल्ड डेटा से। तो जो आपको खुद बताना है वो आप CFL में बताएंगे, कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। तो आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर में बताएंगे, असेसमेंट ईयर में किस ईयर से रिलेटेड कितना लॉस है जो कि अब फ्यूचर में सेट ऑफ करना बाकी रहे। और अगर करंट ईयर का है तो आपको 2021 में बताएंगे, सॉरी 21-22 में बताएंगे। तो ऐसे करके आप ये जो शेड्यूल है CFL ये आपको फिल करना है। इसके बाद आता है डिडक्शन का। डिडक्शन चैप्टर 6A का 80C के जो डिडक्शन हैं वो चैप्टर 6A के हैं। तो आपको यहाँ पर अमाउंट बताना है कि आपका कितना अमाउंट है जो कि डिडक्टेबल है, आप कितना डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं या और कोई अदर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं 80D 80G के, तो आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपके डिडक्शन से क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पर आपके ओपन हो जाएंगे। जहां आप जो आपने आंसर वहां किया था वो यहाँ पर आपको दिखेंगे, आपको वेरीफाई करना है और कंफर्म करना है। ऐसे आपका चैप्टर 6A का शेड्यूल भी कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आता है AMT और AMP का क्रेडिट। अगर आपके केस में अप्लाई हो रहा है तो आप कंफर्म करें, नहीं हो रहा है तब भी आपको कंफर्म करना है। फिर उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये आप वेरीफाई कर लें जो अभी तक आपने जितनी भी डिटेल फिल करी है वो सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं। ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेगी। ये मेरा टैक्स पेमेंट से रिलेटेड शेड्यूल ओपन हुआ है, टैक्स पेड से रिलेटेड। इसमें आपको TDS है तो TDS आप वेरीफाई करेंगे कि सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। TCS है तो TCS भी सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। TDS में अदर देन सैलरी से रिलेटेड मेरी इंफॉर्मेशन है, आप एडिट करके इसको वेरीफाई करेंगे कि सब सही है कि नहीं। जैसे टैन ऑफ द डिडक्टर कौन से ईयर से रिलेटेड है, आप उसको क्लेम कर रहे हैं, कर रहे हैं इस साल या ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं। और उसके बाद आपको ये बताना है कि ये किस हेड से रिलेटेड आपने इसके कौन से हेड में इसकी इनकम डिस्क्लोज करी है। ऐसे करके आपको कंफर्म करना है और आपका टैक्स पेड शेड्यूल भी कंफर्म हो जाएगा। कंप्यूटेशन आपको वेरीफाई करना है और आपका फाइनल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑफ टोटल ऑन टोटल इनकम आ जाएगा कि इनकम में आपका कितना टैक्स कैलकुलेट हो रहा है और आपका रिफंड है या अमाउंट पेबल है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि आपके फॉरेन में आपने आपके कोई एसेट्स है या कोई अकाउंट है तो आपको उसकी डिटेल देनी है, अदरवाइज नो करके प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे रिटर्न पे क्लिक करके आप जस्ट इसको वेरीफाई करेंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं, जो जो आपने अभी डिटेल्स बताई हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
नेक्स्ट पे क्लिक करके आपका वेरिफिकेशन पेज ओपन हो जाएगा। प्लेस बताना है और यहाँ आप देख सकते हैं कर्ता की डिटेल है और कर्ता का पैन है। और फिर आप उसको सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर वैलिडेशन करेंगे और यहाँ मेरे 2 एरर्स आ गए हैं। लेट्स सी क्या एरर्स है। प्लीज एंटर अ पैन एंड आधार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो मुझे लेके गया है। देखते हैं यहाँ पर कहाँ है जो मैंने पैन नंबर नहीं बताया है। ओके, पैन ऑफ पर्सन, ये बैड डेट्स का शेड्यूल है। बैड डेट्स में अगर मेरे 1 लाख से ज्यादा का रिटर्न ऑफ होता है डेटर्स का तो मुझे पैन बताना है। बट यहाँ मेरे कोई डिटेल नहीं है इसलिए मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी, यस कर दूंगी एंड देन अगेन कंफर्म करूंगी। फिर मैं देखूंगी कि मेरी कोई मिस्टेक्स या कुछ एरर्स तो नहीं है। प्रीव्यू रिटर्न पे जाके एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी और प्रोसीड टू वैलिडेशन करूंगी। अब वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। मैं डाउनलोड जेसन कर दूंगी। डाउनलोड जेसन करने के बाद जहां से आपने आपके प्रीफिल डेटा डाउनलोड करा है, आप वहां पर देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन था अपलोड जेसन का। तो यहाँ से ये जो जेसन डाउनलोड करूंगी और वहां अपलोड कर दूंगी मैं। तो ये था आपके ITR 3 से रिलेटेड कि कैसे आप डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्क्लोज कर सकते हैं कॉलम वाइज। मैंने कोशिश की आपको समझाने की। और अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगी। मैं FNO, इंट्रा ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग से रिलेटेड जल्दी ही वीडियो रिलीज कर रही हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।